Hello everyone, welcome to APTI Plus Academy for Civil Services. So in this video we are going to discuss the most important topics for UPSC CSE Prelims 2026 from geography subject. Please note that in this video we are not going to take discussion on your places in news as well as on the agriculture subject. That will be a separate video. So let's begin with the first topic now. So the first important topic is with respect to the expanded coastline of India. So basically what has happened is that the India's coastline that has been revised and it has increased from the earlier value of 7516 kilometer to 11,098.81 kilometers. ठीक है, so increase of almost 47% that is being seen. And this particular survey, it was conducted by your Survey of India National Hydrographic Office and the coordination was done by National Maritime Security Coordinator. तो यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करनी है, जैसे कि अभी हमने बात की सर्वे ऑफ इंडिया की, नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस की, या जो कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी थी नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर. दीज थ्री एजेंसीज दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग अ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दीज थ्री बॉडीज एज वेल. ये डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को कैटर करती है. फॉर एग्जांपल जैसे नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है, ये आपकी होम अफेयर्स से रिलेटेड है, तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए. दूसरा, अब बात करते हैं कि हम कोस्ट लाइन्स को अपडेट क्यों करते हैं. सी द कोस्ट लाइन लेंथ इट वेरीज विद द मेजरमेंट स्केल. तो जितना ज़्यादा आपका फाइनर टूल्स होंगे, जितने एडवांस्ड आपके टूल्स होंगे, उतना ही अच्छे से आप अपनी कोस्ट लाइन को आप मेजर कर सकते हैं एंड द वैल्यूज़ विल ऑटोमेटिकली चेंज. तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करने की है दैट दीज वैल्यूज़ आर नॉट फिक्स्ड. ठीक है, with the advancement in technologies the value will keep on changing. Now coming to the data, so there are total of 1389 islands, out of which the offshore are 1298 and the inshore are 91. Okay, and the Andaman and Nicobar islands, they have the highest offshore islands. Gujarat has the highest inshore as well as the offshore islands among the states. ठीक है, अब अगर हम कोस्ट लाइन की रैंकिंग करें तो इन टर्म्स ऑफ द रैंकिंग ऑब्वियसली नंबर 1 इज़ अंडमान एंड निकोबार, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली रफली 3000 किलोमीटर. ठीक है, एंड आपका सेकंड पे गुजरात आता है. दिस इज़ द ओवरऑल रैंकिंग. नाउ इफ़ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स ओनली, तो गुजरात इज़ रफली अराउंड 2,400 kilometer, means approximately 2400 kilometer. Second we have Tamil Nadu. ठीक है, सेकंड पे तमिलनाडु आता है, थर्ड पे गोवा आता है. सो दीज आर द स्टेट्स. इन टर्म्स ऑफ यूटी वी हैव अंडमान एंड निकोबार ऑन द फर्स्ट, लक्षद्वीप ऑन द सेकंड एंड पुडुचेरी हैज़ द लोवेस्ट अमंग द यूटीज. नाउ अब ये चेंज होने के बाद द हाईएस्ट ग्रोथ परसेंट, ठीक है, अगर हम कोस्ट लाइन की लेंथ की टर्म्स में बात करें, सो द हाईएस्ट ग्रोथ परसेंट हैज़ बीन सीन in terms of West Bengal, increase of 357%. ठीक है, लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट इंक्रीज़ की बात करें तो गुजरात का कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 1100 किलोमीटर्स इंक्रीज़ देखा गया है गुजरात. द लोवेस्ट ग्रोथ इज़ ऑफ केरला एंड 5.3%, एंड द मैक्सिमम डिक्लाइन हैज़ बीन सीन इन पुडुचेरी. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंक्रीज़ ही करता है, डिक्लाइन भी हो सकता है. एंड स्टेट वाइज आइलैंड की बात करें तो जैसे मैं बताया था, गुजरात हैज़ द हाईएस्ट आइलैंड्स, महाराष्ट्र हैज़ द सेकंड इन बोथ ऑफशोर एंड इनशोर कैटेगरी. ठीक है, नाउ दिस पर्टिकुलर कोस्ट लाइन it will be revised every 10 years now because of the advancement in the geospatial tools. So this exercise would be conducted on a regular basis. Now moving to the second topic, this is related to the one nation one time IST rules. So basically क्या हुआ था, आपकी जो यूनियन गवर्नमेंट है, they have released the draft legal metrology Indian standard time rules 2025 to implement the concept of one nation one time. ठीक है, so these rules basically mandate the use of Indian standard time across all sectors
इंक्लूडिंग योर लीगल सेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, करना ये चाह रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश अ यूनिफॉर्म एंड प्रिसाइज टाइम कीपिंग सिस्टम अक्रॉस इंडिया। तो मिली सेकेंड टू माइक्रो सेकेंड की एक्यूरेसी होनी चाहिए टाइम कीपिंग में, विच इज़ एसेंशियल इफ़ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ द मॉडर्न डिजिटल एंड स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स। ठीक है, साथ के साथ वी नीड टू ऑल्सो रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन टाइम सोर्सेज लाइक वी हैव योर जीपीएस। तो अब बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की पहले। सो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉन्जिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट। ठीक है, विच पासिस थ्रू, यहाँ पर ये स्टेट्स इंपॉर्टेंट बनती हैं कि किस से पास करता है। यू हैव उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, एंड इट इज़ 5 hours ahead of your GMT, that is your Greenwich Mean Time। ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर सिस्टम इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1906। पहले क्या होता था, देयर यूज टू बी रीजनल टाइम जोन्स लाइक वी हैड बॉम्बे टाइम, कैलकाटा टाइम, मद्रास टाइम, and the official timekeeping authority in India, that is your CSIR NPL। ठीक है, जो कि आपकी लोकेटेड है एट न्यू दिल्ली। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दीज न्यू रूल्स। ठीक है, तो पहली चीज़ तो है दैट देर इज़ मैंडेटरी अडॉप्शन ऑफ IST। ठीक है, कि वही सिर्फ लीगली रिकॉग्नाइज टाइम स्टैंडर्ड होगा। सेकंड, द प्रोहिबिशन ऑफ फॉरेन टाइम सोर्सेज। ठीक है, तो जो आपके फॉरेन टाइम सोर्सेज हैं जैसे जीपीएस टाइम, वो अब प्रोहिबिटेड है अनलेस एक्सप्लिसिटली योर गवर्नमेंट अप्रूव्स इट, राइट। थर्ड, टाइम डिसेमिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपकी 5 रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज इस्टेब्लिश होंगे विच विल बी इक्विप्ड विद एटॉमिक क्लॉक्स। नाउ दीज विल बी लोकेटेड इन अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, फरीदाबाद एंड गुवाहाटी, right। All the public as well as government systems, they will be required to adopt two types of protocol, one is your network time protocol and the precision time protocol। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी सिंक्रोनाइजेशन है, ठीक है, वो ensure होगी through these two protocols, and there would be periodic audits for monitoring and enforcement। Now certain sectors like your scientific research, astronomy, navigation, etc., they can continue to use the alternative time references, but this requires the prior approval from the government, right। Now the another factual detail that these rules they will be implemented by a nodal ministry which is your Department of Consumer Affairs। ठीक है, ये एक नोट करने की चीज़ है, एंड इट विल वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद योर CSIR NPL एज वेल एज योर इसरो। ठीक है, यहाँ पर अगेन इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज, सो एटॉमिक क्लॉक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए दैट दीज पर्टिकुलर एटॉमिक क्लॉक्स दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम ट्रांजिशन ऑफ एटम्स। ठीक है, जैसे आपके सीजियम हुआ, रूबिडियम हुआ, ठीक है, तो दे यूज माइक्रोवेव रेडिएशन। ठीक है, so that microwave radiation it is tuned to a specific frequency to measure the time with extreme accuracy। ठीक है, तो these kind of atomic clocks, जो modern atomic clocks है, they lose only 1 second over millions of years, तो they are very reliable। ठीक है, तो अभी इंडिया में अहमदाबाद में, फरीदाबाद में देर आर atomic clocks which are managed by your CSIR NPL, right। Moving ahead, MMDR Act। ठीक है, so basically the parliament it passed the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Act of 2025 to strengthen India's mineral sector as well as to ensure the availability of critical minerals। तो basically ये जो अब amendment हुआ है to the 1957 Act, so that the provisions of this particular act they are aligned with the objectives of your national critical mineral mission, right। तो अब क्या प्रोविजंस हैं जो अमेंडमेंट में, फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्ट अलाउज द लीज होल्डर्स टू ऐड क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स टू देयर एग्जिस्टिंग माइनिंग लीजेस without paying any additional royalty। So this is the first one। Second, it empowers the government to establish mineral exchanges। ठीक है, तो वहाँ से आपका ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी आएगी मिनरल ट्रेड में। इट ऑल्सो रीनेम्स योर NMET, that is your National Mineral Exploration Trust, to
नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट, ठीक है, एंड द रॉयल्टी टू दिस पर्टिकुलर फंड इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 3%, पहले 2% था, अब 3% होगा. Then there are certain exploration and production reforms also, like sustainable and zero waste mining practices, exploration of deep seated and offshore mineral resources, your polymetallic nodules in the Andaman Sea. Also, the earlier restriction was there that it limited the sale of minerals from captive mines to 50%. ठीक है, वो चीज़ अब हटा दी गई है. सो दैट 50% कैप ऑन द कैप्टिव माइंस इट हैज़ बीन रिमूव्ड. And the act also allows one-time extension of lease areas for deep-seated minerals, like up to 10% for mining leases and up to 30% for composite licenses. ठीक है, तो ये चीज़ है. Now, what are critical minerals? ठीक है, ये सवाल उठता है, what are critical minerals? So basically these are the ones which are essential for economic growth, clean energy transition, national security, but they are not easily available, या फिर they are vulnerable to your supply disruptions due to the geographical concentration of their availability. तो इंडिया के केस में इट इज़ हाईली इम्पोर्ट डिपेंडेंट फॉर सच मिनरल्स, से लिथियम हुआ, निकल हुआ, वी आर 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट. सिमिलरली कॉपर हुआ 93% डिपेंडेंट. ठीक है, तो इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग द न्यूज़, सो इंडिया ने 30 ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स आइडेंटिफाई किए हैं, एंड 24 ऑफ दीज आर लिस्टेड इन द पार्ट डी ऑफ योर स्केड्यूल 1 ऑफ द MMDR एक्ट. ठीक है, अब जैसे आपका सोलर पैनल्स होते हैं, सोलर पैनल्स में सिलिकॉन होता है, टेलुरियम होता है, गैलियम होता है, इंडियम होता है. ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लिथियम यूज़ होता है, निकल होता है, कोबाल्ट होता है. सो दीज आर सम क्रिटिकल मिनरल्स. And this mission, the critical minerals mission, it was launched in the year 2025 under your Ministry of Mines only, right? इसके अलावा India is also following a global mineral diplomacy, and it is through the Khanij Bidesh India Limited, which is a joint venture of your NALCO, HCL and MECL. So this Kabil, this Khanij Bidesh India Limited, it is involved in acquiring mineral assets abroad. ठीक है, चाहे वो आपका अर्जेंटीना हो, चाहे ज़ैम्बिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, राइट. Next, REPM manufacturing scheme. So the cabinet, it had approved the scheme for the domestic manufacturing of rare earth permanent magnets. ठीक है, so REPM is rare earth permanent magnets. So basically यहाँ से क्या होगा, जो हमारा डिपेंडेंस है ऑन इम्पोर्ट्स स्पेशली फ्रॉम चाइना, विच इज़ डोमिनेटिंग द ग्लोबल सप्लाई चेन, उसको रिड्यूस करना चाहते हैं. तो यहाँ पर क्या है, वी नीड टू क्रिएट अ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 6,000 metric tons per year of REPMs. So that is the target here. And we also need to establish a fully integrated domestic supply chain, चाहे वो प्रोडक्शन हो, प्रोसेसिंग हो, एप्लीकेशन ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट्स, सो दैट विल बी देयर. So this particular scheme, it combines the production linked incentives with capital subsidies. ठीक है, एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 7 years, जिसमें आपका 2-year फेस होगा फॉर सेटिंग अप द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ एंड 5-year फेस फॉर प्रोवाइडिंग द सेल्स लिंक्ड इंसेंटिव्स. एंड द नोडल मिनिस्ट्री इन दिस केस इज योर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, राइट. अब सवाल उठता है, व्हाट इज दिस REPMs? तो बेसिकली दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट commercially available permanent magnets which are made up of alloys of rare earth elements. ठीक है, तो जो ये मैग्नेट्स होती हैं, दे हैव सुपीरियर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ड्यू टू देयर यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, विच व्हेन कंबाइंड विद दिस ट्रांजिशन मेटल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट एक्सेट्रा, जो इनको ये सुपीरियर आपकी प्रॉपर्टीज देता है. नाउ देयर आर सर्टन टाइप्स, फॉर एग्जांपल यू मस्ट हैव रेड द नियोडियम आयरन बोरोन मैग्नेट्स. ठीक है, दे हैव द हाईएस्ट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अमंग ऑल द परमानेंट मैग्नेट्स, बट दे हैव लोअर रेजिस्टेंस टू हायर टेम्परेचर, जिसकी वजह से उनकी यूसेज कम होती है इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट. सिमिलरली वी हैव द SMCO मैग्नेट्स, दैट इज योर समैरियम कोबाल्ट. ठीक है, दे हैव लोअर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बट दे आर हाईली ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंट टू हीट एंड करोजन. तो हम उनका यूज़ करते हैं डिफेंस में,
आपका एरोस्पेस में, मेडिकल एप्लीकेशंस में, राइट। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने पहले बोला 90% इज कमिंग फ्रॉम चाइना, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेसिंग दैट इज चाइना डोमिनेटेड। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ये तो हुआ मैग्नेट्स के बारे में। सिमिलरली यू शुड ऑल्सो नो अबाउट दीज आर ईज, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। दे आर ग्रुप ऑफ 17 केमिकली सिमिलर मेटेलिक एलिमेंट्स जिनकी अपनी यूनिक मैग्नेटिक ल्यूमिनेसेंट इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंड दे आर यूज्ड फॉर हाई टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस। सो यू शुड कीप अ टैब ऑन दोज ऑल्सो, राइट। डीप सी माइनिंग. So India has become the first country to sign an agreement with the International Seabed Authority for the exploration of polymetallic sulfides in the Carlsberg Ridge located in the Arabian Sea. ठीक है, सो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कार्ल्सबर्ग रिज है क्या। सो बेसिकली इट इज़ अ 3 लाख square kilometer underwater mountain range which is located in the Arabian Sea, and it also forms the tectonic बाउंड्री बिटवीन इंडियन प्लेट एज वेल एज द अरेबियन प्लेट, ठीक है। अब ये जो रिच है, दिस पर्टिकुलर रीजन, इट इज़ वेरी रिच इन पोलीमेटेलिक सल्फाइड्स। तो पोलीमेटेलिक सल्फाइड से ही आपको वैल्यूएबल मिनरल्स जैसे कॉपर हुआ, जिंक हुआ, आपका गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ये सब मिलता है, ठीक है। अब बात आती है आईएसए की। सो आईएसए का क्या रोल है? सो बेसिकली इट इज़ एन जमाइका बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश अंडर योर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। तो ये पर्टिकुलर बॉडी इट रेगुलेट्स द एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज विच आर इन एरियाज बियॉन्ड द नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन। तो जो आपकी हाई सीज होती है वहाँ पे अगर कोई मिनरल रिसोर्सेज है तो आईएसए उसको रेगुलेट करेगा। तो अगर कोई भी कंट्री डीप सी मिनरल्स को एक्सप्लोर करना चाहती है तो उसको आईएसए का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो इंडिया ने डीप सी माइनिंग में काफ़ी कुछ किया है इन द पास्ट, लाइक इन द 2002 इट गॉट द एक्सप्लोरेशन राइट्स इन द सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन, ठीक है, जो अब मार्च 27 तक एक्सटेंड हो चुके हैं। सिमिलरली इन द इंडियन ओशन रिच टिल 2031, ठीक है। फिर आपका फांसनी निकेतन सी माउंट, सो वहाँ पर भी है, और श्रीलंका के साथ इस चीज़ पर टसल भी हुआ था, right? So deep sea mining is basically we are extracting the mineral resources from the ocean floors at a depth below 200 meters, ठीक है। so these deep sea beds they account for nearly 66% of the earth's sea floor, राइट। और जो ये यहाँ से जो हमें मिलता है फिर हम उसको यूज़ करते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, चाहे आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, चाहे आपके रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हो, ठीक है। वन ऑफ द की जोन्स इज द CCZ, दैट इज़ द क्लेरियन क्लिपर्टन जोन, ठीक है। इट इज़ अ वास्ट मिनरल रिच रीजन इन द नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द क्लिपर्टन फ्रैक्चर जोन, ठीक है। एंड इट कंटेन्स large deposits of manganese nodules, ठीक है, मैंगनीज नोड्यूल्स। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी, चाहे चाहे वो डिफरेंट काइंड ऑफ वेल्स लाइक ब्लू वेल्स, बैलिन वेल्स, टूथ वेल्स, तो वो सब वहाँ मिलता है, ठीक है। इससे रिलेटेड यू शुड कीप अ टैब ऑन द डीप ओशन मिशन ऑफ इंडिया, जो कि आपका 2021 में लॉन्च हुआ था एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एंड इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए सिंस इम्पोर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इंडिया इज़ द 6th कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव सच अ इनिशिएटिव। एंड रिलेटेड इज़ योर समुद्रयान, ठीक है, समुद्रयान भी आपको याद होगा। सो इंडिया विल बी डेवलपिंग अ फर्स्ट मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल दैट इज़ योर मत्स्य 6000, तो वो इनेबल करेगा आपका डीप सी एक्सप्लोरेशन। रिक्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है। तो कुछ मिनरल्स हैं जैसे आपका यहाँ पर जो नाम मेंशन्ड है, एज यू कैन सी द बैरियटिस फेल्सपार माइका क्वार्ट्ज लाइमस्टोन, सो दे हैव बीन reclassified as the major minerals. So this change has been made under the framework of Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957. So सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि मिनरल क्या होता है, ठीक है। मिनरल इज नथिंग बट अ नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट हैज़ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन है।
अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। एंड देर आर टू टाइप ऑफ मिनरल्स, एक तो मेजर हो गया, दूसरा माइनर हो गया। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस एज वेल एज स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। सो मिनरल्स, द मेजर मिनरल्स, दे आर listed in the first schedule, ठीक है, फर्स्ट schedule of the act, and they are regulated by the central government, ठीक है, like your coal, iron, gold, uranium, lignite. The minor minerals, they are declared by the central government. They are also declared by the central government under the provisions of the same act, but they are regulated by the state governments. Examples like your sand, gravel, building stone, ordinary clay, etc. ठीक है, so these quartz, mica, feldspar, they are commonly found in the pegmatite rocks, ठीक है, pegmatite rocks. These are source of these different minerals such as lithium, niobium, tantalum, molybdenum, tin, etc. तो ये रिक्लासिफिकेशन की वजह से इंडिया की जो एक्सेस है टू क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज दैट विल गेट स्ट्रेंथन्ड। ठीक है, तो आपको इंडिविजुअल मिनरल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज लाइमस्टोन? सो लाइमस्टोन इज नथिंग बट अ सेडिमेंट्री रॉक दैट विच इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, सिमिलरली व्हाट इज क्वार्ट्ज, राइट? हर एक मिनरल के बारे में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, इंडिया में कहाँ पाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूँ लाइमस्टोन की, सो वी हैव कर्नाटका हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स, लेकिन प्रोडक्शन में नंबर 1 इज़ राजस्थान, right? Similarly, if I talk about mica, it is a non-metallic silicate mineral, and India has almost monopoly in this, contributing to almost 60% of the global production. And in terms of state, Andhra Pradesh leads. Okay, barite, it is typically found in the vein fillings and concretions in limestone and dolostone, right? So it occurs in association with other minerals. तो ये चीज़ें डिफरेंट मिनरल्स के बारे में यू शुड हैव अ अंडरस्टैंडिंग। नाउ कमिंग टू डिफरेंट ओशियन करंट्स विच हैव बीन इन द न्यूज़। तो सबसे पहले तो है आपका ACC। सो बेसिकली अभी साइंटिस्ट ने क्या बोला है कि जो अंटार्कटिका सरकम पोलर करंट है, इट इज़ गोइंग टू स्लो डाउन बाय अराउंड 20% बाय 2050 ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज एंड द हाई कार्बन एमिशंस। सिमिलरली स्टडीज़ ने बोला है कि जो AMOC है, द अटलांटिक मेरीडियोनल overturning circulation, so that can have severe climate consequences, especially for Europe and the weather systems. ठीक है, तो पहले बात करते हैं ACC के बारे में। सो ACC, इसको आप WWD, दैट इज़ द वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के नाम से भी जानते हैं, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट विंड ड्रिवन ओशन करंट ऑन अर्थ। ठीक है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ऐसा ही ओशन करंट है दैट फ्लोज कम्प्लीटली अराउंड द ग्लोब इन अ सिंगल कंटिन्यूअस सर्कमपोलर लूप। ठीक है, सो ये क्लॉकवाइज मूव करता है इन द डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड योर अंटार्कटिका। ठीक है, सो इट एक्ट्स, दिस पर्टिकुलर ACC, इट एक्ट्स एज अ नेचुरल बैरियर। ठीक है, सेपरेटिंग द कोल्ड वाटर्स ऑफ द सदर्न ओशन फ्रॉम द रिलेटिवली वार्म वाटर्स ऑफ योर नॉर्दर्न ओशंस, and it is playing a very important role in regulating the climate as well as the ocean systems. तो जो आपका हीट redistribution होता है, acting as a carbon sink, ठीक है, थ्रू अपवेलिंग इट ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट रिच डीप वाटर्स टू द सरफेस। तो ऐसे डिफरेंट रोल्स हैं ऑफ AMOC दैट यू शुड नो। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से दिस पर्टिकुलर सिस्टम इट इज़ वीकनिंग, तो ऑब्वियसली जो भी आपका हीट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें इम्पैक्ट होगा, ओशियन सर्कुलेशन पे इम्पैक्ट होगा, मैराइन इकोसिस्टम्स पे इम्पैक्ट होगा। सिमिलरली जो आपका AMOC है, AMOC इज़ अ सिस्टम ऑफ ओशन करंट्स दैट सर्कुलेट्स वाटर विद इन द अटलांटिक ओशन। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, तो ये कैसे ऑपरेट करता है? इट ऑपरेट्स ड्यू टू द डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। तो इसको हम थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं। सो द वार्म सरफेस वाटर, इट फ्लोज नॉर्थवर्ड, कूल्स, it becomes dense because of the decrease in temperature, and the salinity increases, right? And so the denser water it sinks. Now this dense water then flows southward at deeper ocean levels before eventually rising again through upwelling. तो एक ऐसा सिस्टम बन रहा है।
राइट। तो ऐसे आपका AMOC वर्क करता है। तो सेम है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द हीट, मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है। तो जो AMOC है उसकी वजह से द टेम्परेचर्स इन नॉर्दर्न यूरोप डिस्पाइट हैविंग अ हाई लैटिट्यूड दे रिमेन रिलेटिवली वार्म। राइट। तो अब क्लाइमेट चेंज की वजह से दिस AMOC सिस्टम इट विल बी गेटिंग वीकन। आपका आर्टिक आइस मेल्ट कर रही है, तो बिकॉज ऑफ दैट लार्ज अमाउंट्स ऑफ फ्रेश वाटर इज बीइंग एडेड टू द नॉर्थ अटलांटिक। तो आपका जो फ्रेश वाटर की वजह से सैलिनिटी है, डेंसिटी है सी वाटर की, दैट विल रिड्यूस। तो आपका पूरा सिस्टम दैट विल वीक। भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। So IMD, it is set to adopt a new forecasting system to improve the accuracy and timeliness of weather predictions in India. So एक indigenous system है, and it has been developed by the Indian Institute of Tropical Meteorology, that is your Pune based, right? So यहाँ पर जो resolution है that is 6 kilometer as compared to 12 kilometer that is being used in India. ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट रेजोल्यूशंस इन द वर्ल्ड। नाउ बिकॉज ऑफ दिस, तो जो स्मॉल स्केल वेदर फिनोमिनन होते हैं, हैवी रेनफॉल हुआ, थंडरस्टॉर्म्स हुआ, साइक्लोन्स हुआ, उनको विद ग्रेटर एक्यूरेसी वी कैन प्रेडिक्ट। राइट। नाउ दिस सिस्टम इट इज़ powered by the अर्का सुपर कंप्यूटर एंड दिस इज ऑल्सो बेस्ड इन IITM पुणे। ठीक है। नाउ दिस सुपर कंप्यूटर इट हैज़ अ प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ 11.77 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है। तो जो हमारा अर्लियर हम प्रत्युष सुपर कंप्यूटर यूज़ करते थे, तो जो टाइम है इस नए सुपर कंप्यूटर की वजह से फोरकास्टिंग टाइम काफ़ी रिड्यूस हो गया। राइट। नाउ अगर हम ज्योग्राफिकल कवरेज की बात करें, सो ज्योग्राफिकल कवरेज दिस पर्टिकुलर सिस्टम इट विल अलाउ द फोरकास्ट फॉर ट्रॉपिकल रीजन बिटवीन 30 डिग्री साउथ एंड 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इनके बीच में। और इंडिया कहाँ करता है लाइक, सो 8.4 से लेकर 37.6 तक। सो बेसिकली इट विल बी सूटेबल फॉर इंडियन कंडीशंस, right? And this particular system it is based on the numerical weather prediction model. तो यहाँ पर हम different mathematical models को use करते हैं to predict the weather, and it has also integration with artificial intelligence and machine learning, right? One more thing that can be used as a statement, आपने देखा भी होगा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं। so this BFS it is based on the open data approach, unlike the many other global weather models. So this will make data easily accessible to the researchers worldwide. Yes. Next. So a recent scientific study has revealed that the Indian tectonic plate is splitting beneath the Tibetan plateau. ठीक है। तो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है, उसको चेंज करता है ये। तो पहले क्या हमने अंडरस्टैंडिंग थी कि जो इंडियन प्लेट है दैट इज़ गेटिंग स्टेडिली सबडक्टिंग बीनीथ योर यूरेशियन प्लेट। तो आप ये देख सकते हो कि ये यूरेशियन प्लेट है एंड ये इंडियन प्लेट है, इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो ये इसके नीचे बेसिकली इट इज़ गेटिंग सबडक्टेड। So this gradual convergence it was thought to be responsible for the uplift of the Himalayas as well as the Tibetan plateau. लेकिन अब क्या है एविडेंस, रिसेंट एविडेंस इट हैज शोन दैट इंडियन प्लेट इज नॉट बिहेविंग एज अ सिंगल रिजिड रॉक, इंस्टेड इट इज अंडरगोइंग अ प्रोसेस बाय द नेम ऑफ डीलैमिनेशन। ठीक है। जिसकी वजह से ये चीज़ें कम्प्लेक्स हो रही हैं। अब क्वेश्चन उठता है व्हाट इज़ डीलैमिनेशन। सो डीलैमिनेशन इज़ अ जियोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द डेंसर लोअर लेयर्स ऑफ अ टेक्टोनिक प्लेट दे पील अवे एंड सिंक इनटू द अर्थ्स मेंटल। ठीक है। सो दिस बिकॉज ऑफ दिस द प्लेट इट splits into layers horizontally into layers. So the lighter upper layer they continue to move beneath the earth's surface while the heavier lower layers they descend into the mantle. ठीक है। So because of this the complexity of the tectonic interactions it increases. समझ आ रहा है कि
प्लेट्स आपस में डिफरेंट लेयर्स हैं प्लेट की। सो जो नीचे वाली हैवियर प्लेट है वो मेंटल में जा रही है, सिंक कर रही है, जबकि जो ऊपर वाली लेयर है विच इज़ द लाइटर वन, सो दे आर moving beneath the earth surface, right? So this is the process of delamination which is occurring now. So इसकी वजह से क्या होगा, so it changes the understanding of how the Himalayas and Tibetan plateaus are formed and evolved. ठीक है, सो ये भी बताता है कि जो ये इंटरेक्शन है प्लेट टेक्टोनिक्स है, दैट इज़ मोर डायनेमिक इन नेचर एंड मोर कम्प्लेक्स देन विच वॉज अर्लियर थॉट ऑफ. So Earth's inner core slowing down. So a recent scientific study has confirmed that the Earth's inner core, it is slowing down since around 2010. ठीक है, so now we have different layers of the earth. अगर हम on the basis of physical properties बात करें तो lithosphere बोल सकते हैं, which is the rigid outermost layer, जिसमें आपका क्रस्ट आता है, अपर मोस्ट मेंटल आता है. फिर एस्थेनोस्फेयर है विच लाइज बीनीथ इट एंड इज सेमी फ्लूइड इन नेचर, जिसकी वजह से आपका स्लो प्लास्टिक फ्लो भी आता है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन वी हैव द क्रस्ट, मेंटल एंड योर कोर. ठीक है, नाउ द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर जिसमें आपका बसाल्ट, ग्रेनाइट एक्सेट्रा है. मेंटल इज द थिक हॉट डेंस लेयर विच इज रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम. एंड द कोर इट हैज़ टू पार्ट्स which is the liquid outer and the solid inner. ठीक है, तो ये एक रफली आई हैव गिवन यू डिस्क्रिप्शन अबाउट द आर्ट्स इनर सिस्टम. तो अगर अब मैं बात करूँ इनर कोर की, ठीक है, सो द सॉलिड इनर कोर. सो बेसिकली दिस इनर कोर इट इज सॉलिड स्फीयर विच इज प्राइमली कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड निकल, एंड इट इज सराउंडेड बाय योर आउटर कोर विच इज मोल्टन इन नेचर. तो यहाँ पर इट हैज़ अ रेडियस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1200 किलोमीटर्स एंड टेम्परेचर इज अराउंड 5000 डिग्री सेल्सियस. सो यहाँ पर हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है विच इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, now the study has shown that this inner core is rotating now more slowly than the earth's surface. तो अब ये किस वजह से हो रहा है? दिस इज बीइंग एट्रीब्यूटेड टू द इंटरैक्शन विद द टर्बुलेंट लिक्विड आउटर कोर फर्स्ट थिंग, एंड द ग्रेविटेशनल फोर्सेस विच आर बीइंग एक्सर्टेड बाय द मैंटल. सो जिसकी वजह से आपका इनर कोर का जो डायनेमिक्स है, रोटेशनल डायनेमिक्स है, दैट इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड. तो अब इसका क्या हो सकता है, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? सो दिस स्लो डाउन इट कैन लीड टू माइन्यूट वेरिएशन इन द अर्थ्स रोटेशन स्पीड. ठीक है, अर्थ की रोटेशन स्पीड चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली लेंथ ऑफ द डे इट विल गेट चेंज्ड, राइट. तो अल्टीमेटली अगर लेंथ ऑफ द डे चेंज हो रहा है तो आपका जो कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम है यूटीसी, दैट विल आल्सो गेट अफेक्टेड, राइट. सो इट कैन लीड टू द नीड ऑफ एडिंग मोर लीप सेकेंड्स. ठीक है, जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं टू एडजस्ट फॉर द वेरिएशंस इन द अर्थ्स रोटेशन, सो दैट कैन बी एडेड. So these are the topics which I wanted to discuss with respect to geography. So in the subsequent videos we will be taking the remaining subjects. Thank you.